नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भी आज की इस क्लास में हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 8 डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है सेक ए प्लस टेन ए बराबर ए है, तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई, जब भी आपको कभी ऐसे दे रखा हो कि सेक ए प्लस टेन ए बराबर एक्स है, तो यहाँ से हमारा जो सेक थीटा होता है वो सीधा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, और जो हमारा टेन थीटा होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ठीक है, ये जो बनता है हमारा वो इस प्रॉपर्टी से आता है भाई। जो प्रॉपर्टी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके इसके डायरेक्ट रिजल्ट है ये दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हो। और ये सेम प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होती है किसके लिए, जब आपका कोसेक ए प्लस कोट ए होता है। तो यहाँ पे भी कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर एक्स है, तो यहाँ से भी हमारा कोसेक ए बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, एंड जो हमारा कोट ए होता है वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ से हमारा ये दे रखा हो सेक ए माइनस टेन ए दे रखा होता बराबर एक्स, तो यहाँ से भी जो हमारा सेक ए है वो तो यही होगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। लेकिन हम बात करें टेन ए की, तो टेन ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो यहाँ पे ये वाली थोड़ी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाली इसमें भी चीज काम करेगी। अगर यहाँ पे भी हमारा बोल दें कि कोसेक ए माइनस कोट ए बराबर एक्स है, तो कोसेक ए तो आपका वही होगा भाई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। लेकिन जो कोट एक्स आपका वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, जो कि आपका यहाँ पे कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमें कोस ए की वैल्यू निकालनी है, तो देखो भाई सेक ए की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 1/2a। तो कोस ए क्या होता है, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट मतलब कितना, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है ये आपकी स्पीड बढ़ाती है। अगर ये आपको याद है तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं है एग्जाम में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन भी देखो भाई, अभी एसएससी ने इस पैटर्न पे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हुए कि आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं रहा होगा जिसमें इन पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 8 एंड 3 सेंटीमीटर 13 द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल्स। भाई देखो इस तरीके से हमारे दो सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल्स की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमें निकालनी है। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच के सेंटर्स की 30 है, तो आपको पता है कि ये और हम इसको यहाँ से मिला देते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस तो 30 नहीं है, जो ये वाली डिस्टेंस है ये क्या होगी, इसकी रेडियस और ये पूरी रेडियस, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 8 माइनस 3 बराबर 5। तो ये हमारा जो ट्राइंगल बना है, ये ए है, मान लो ये बी है, ये सी है। तो ये जो हमारा एबीसी ट्राइंगल बना है, एबीसी ट्राइंगल में 13 है, ये हमारा कितना हो गया, 5 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 12। 5 12 13, क्योंकि ये देखो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप किसी सेंटर से टेंजेंट को मिलाओगे तो ये जो एंगल है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल है हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12। ये तो ट्रिपलेट से। इसकी जो दो प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, देखो एक तो इसमें होती है हमारी ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। अब देखो भाई, ये जो कॉमन टेंजेंट है इनमें क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें से हम ये घटाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आर वन माइनस आर टू लेते हैं। अगर हम बोले टीसीटी मतलब ये जो आपके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब इस तरीके से मैं डालू, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, आर वन आर टू, क्योंकि भाई जब हम इसको यहाँ से इस तरीके से मिलाते हैं ना, तो इसका और इसका इन दोनों का सम होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कई बार बच्चे कि इसमें मैं आर वन आर टू करूँ या आर वन प्लस आर टू करूँ। तो ये जब ये आपके फिगर माइंड में रहेंगे तो आप ये जो सिली मिस्टेक्स है या फिर जो भूल जाते हो आप चीजें, कंफ्यूजन हो जाते हो, नहीं रहोगे। अगला क्वेश्चन भाई हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे बोला गया तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है और तीसरी की तीन गुनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एबीसी लिख लोगे।
इसकी पहली संख्या दोनों में कॉमन है, दूसरे की चौगुनी है, तीसरे की तीन गुनी है, तो 4 तिया 12 हम ले लेंगे, तो ए हमारी 12 हो जाएगी। दूसरी संख्या की चौगुनी मतलब ये 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। हमसे बोला गया तीनों संख्याओं का एवरेज 95 है। तीनों संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा भाई? 12 प्लस 3 प्लस 4 बट्टा 3, इनका एवरेज है 95। हमें निकालना है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या मतलब 3। तो आप बोल दोगे कि सर जो 95 इंटू 3 है ये कितने की वैल्यू है? 12 और 7 19 की हमें वैल्यू निकालनी है 3 की। तो कितना हो जाएगा? 95 3 3 9 5 45। एक मिनट भाई, हमें वैल्यू कितने की निकालनी है? सॉरी तीसरी संख्या 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60 हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था भाई ये वाला। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए डीलर मार्क्स इज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर भाई कॉस्ट प्राइस 100 है तो जो आपका एमआरपी होगा वो कितना होगा? 126, ये 140 यही बोला गया। आगे हमसे बोला गया ही सेल्स 60% ऑफ द गुड्स। 60% का मतलब क्या हुआ भाई? 3 और 2। 60% ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस गिविंग 10% डिस्काउंट। भाई 140 का अगर मैं 10% डिस्काउंट दूंगा कितने में बेचूंगा? 126 पे, है ना। एंड द रेस्ट बाई गिविंग 50% डिस्काउंट। जो 2 है उनको मैं 50% का डिस्काउंट दूंगा तो कितने में बेचूंगा? 70 पे। ये बेसिक चीजें आपको समझ में आई गई होगी। हमें पूछा गया टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो बंधु इन 3 पे कितने का प्रॉफिट हुआ? 26 का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। बेच कितने में रहे? 126 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 26 का। कितने पे? 3 पे। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे लॉस हुआ कितने का? 30 का। और कितने पे? 2 पे। और ये 3 और 2 टोटल कितना है? 5। इनमें हम बांट देंगे तो कितना आ जाएगा? 26 78, 18/5। 18/5 तो प्लस में है, मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा? यहाँ से 3.6% हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो भाई, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें। तो ये जो सीरीज है ये जब हम देखेंगे तो ये बन रही है 3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13। तो इसकी जो डायरेक्ट तरीका है वो क्या कहती है? 1 इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 इंटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका लास्ट टर्म। बस इसको हमें सोल्व करना है। 13, ओ सॉरी 3 है ना, फर्स्ट टर्म इसकी 3 है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर 10 और नीचे 3 इंटू 13 इंटू 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2/39। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि 5 से 2 बार कट जाएगा ना, 2/39। 5/39 13 अच्छा 2 है भाई ये, है ना। तो 5/39 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अगर ये सीरीज मान लो इस तरीके की दे रखी होती तो आप कैसे करते? अगर ये सीरीज होती 1/ABC प्लस 1/BCD, इस तरीके की सीरीज होती तो इसमें हम क्या करते? बाहर लेते 1 - C, इनका डिफरेंस, और यहाँ पे लेते A इंटू बी माइनस यहाँ पे लेते लास्ट टर्म। तो बेसिकली ऐसे चाहे कैसे कितनी भी लंबी सीरीज हो, आपको क्या करना है? स्टार्टिंग में इन दोनों का डिफरेंस 1 इन दोनों का डिफरेंस, फिर यहाँ पे पहली 2 टर्म और लास्ट में ये लास्ट की 2 टर्म। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 100 मीटर की रेसिंग दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ए और बी है, दोनों बंदे दौड़ रहे हैं। ए जब 1000 मीटर की डिस्टेंस दौड़ता है तो बी क्या है? 50 मीटर से हार जाता है। 50 मीटर से हारने का मतलब ये कितनी डिस्टेंस तय करता है? 950। अगर मान लो ये भी 1000 मीटर दौड़ता और ये भी 1000 मीटर दौड़ता, तो इसको अगर टी टाइम लगता तो इसको कितना लगता? T+5 टाइम। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तो 50 मीटर से हार गया। क्यों? क्योंकि जब टाइम सेम था, यहाँ पे क्या सेम था? टाइम सेम था। तो सेम टाइम में अगर ये बंदा 1000 दौड़ता है तो ये कितना दौड़ रहा है? 950। इसका मतलब ये 50 मीटर से हार गया। अगर मान लो इसको भी 1000 डिस्टेंस तय करनी है और इसको भी 1000 डिस्टेंस तय करनी है, तो इसको भाई 5 सेकंड ज्यादा लगते हैं। मतलब ये टी टाइम ले रहा है तो T+5 टाइम लेगा। ये तो हुआ इसका बेसिक। तो यहाँ पे देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जब आपका जो टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम होता है तो जो इनके द्वारा कवर की गई स्पीड है, ये कवर की गई स्पीड का रेशियो ही, कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो ही इनकी स्पीड का रेशियो होता है। तो यहाँ पे इसने 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर की, इसने 950 मीटर की डिस्टेंस कवर की सेम टाइम में। तो इनकी स्पीड का रेशियो का बात करें तो इनकी स्पीड का रेशियो यही हो जाएगा 20:19। समझे भाई? क्यों? क्योंकि सेम टाइम में कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो ही उनकी स्पीड का रेशियो होता है। अब एक बात बताओ,
बी के पास 5 सेकंड और होते, भाई ये 950 कितने में तय कर रहा है, टी में, अगर और टी प्लस 5 में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1000। तो इस बंदे के पास अगर 5 सेकंड और होते तो 5 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करता है, 50 मीटर। ये बी 5 सेकंड में 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो बेसिकली इसकी क्या हो जाएगी, बी की स्पीड क्या हो गई, बी की स्पीड हो गई कितनी, 50/5। भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। और ये जो वैल्यू है वो कितने की, 19 की, क्योंकि बी की स्पीड कितनी है, 19। और हमसे पूछा गया ए और बी की चाल के बीच की डिस्टेंस और डिफरेंस। तो ए और बी की चाल का डिफरेंस कितना है, 1। तो हमें वैल्यू कितने की निकालनी है, 1 की। तो यहाँ से भाई हमारा कितना हो जाएगा, 10/19 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये वाला भी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई हमारा ये वाला। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है ना, ये एसएससी ने इतनी बार पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन कि मेरे को लगता नहीं किसी बच्चे को इसके कंसेप्ट में किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा, क्योंकि हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कभी भी दो नंबर्स हो और दो नंबर्स में बोला जाए, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 17 और 23, और हमसे बोला जाए कि इन दोनों नंबर्स में हम किसी एक संख्या का भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर सेम बच रहा है। क्या बच रहा है, रिमाइंडर सेम। तो वो जो संख्या होगी, वो जो नंबर होगा, हमेशा या तो इनका डिफरेंस होगा या इनकी डिफरेंस का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है भाई, या तो 6 होगा या 6 का, या 2 होगा या 3 होगा, यही कोई नंबर होंगे। देखो 6 का हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 दूना 12, 5। जब इसमें भी हम भाग दे रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5। तो मतलब जब हम डिफरेंस का भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर सेम बच रहा है। अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे भी एक रिमाइंडर बचेगा। तो इसका भाग दे रहा हूँ तो भी दोनों का सेम रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं 3 का भाग दे दूं तो भी देखो 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 2, और यहाँ पे भी कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमसे ऐसे बोला जाए कि किन्हीं संख्या में एक संख्या से भाग देने पर सेम रिमाइंडर बच रहा है, तो वो संख्या या तो डिफरेंस होगी या उस डिफरेंस का कोई मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है भाई, तो बेसिकली या तो 6 होगी या 6 का कोई मल्टीपल होगा, सॉरी 6 का कोई डिवीजर होगा। अब यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर देते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें एक चीज मिलेगी कि बंधु, ये जो हमारा 2066, 8917 और 17978, इन तीनों में जब हम किसी एक कॉमन संख्या का भाग दे रहे हैं और जो रिमाइंडर बच रहा है, तो मतलब जो संख्या होगी वो क्या होगी, इन दोनों का या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई गुणनखंड होगा, कोई मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालेंगे हम, 6851 आ जाएगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे 9061 आ जाएगा। अब देखो ये क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो हमारे पास सबसे बड़ा, आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, लेकिन उस हेजिटेशन में जो चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी कैलकुलेशन। क्योंकि उस हेजिटेशन में जब आप इनकी कैलकुलेशन करते हैं ना तो ये गड़बड़ा जाती है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई पहले राउंड में आपको पता है कि इसका कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन लंबा जाने वाला है तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना प्रेफर करो। क्योंकि इनकी जो कैलकुलेशन है वो आपको, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गलती हुई, इसमें सीधे सीधे 2 मिनट जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी नंबर होगा वो या तो ये होगा या ये होगा। इसका मतलब इन दोनों का कोई एलसीएम लेना है हमें। भाई जो भी आएगा, तीनों में सेम संख्या का भाग दे रहे हैं ना, तो हमें बेसिकली इन दोनों का एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकालना है। अब इन दोनों का एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का अगर हमें एचसीएफ लेना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हमारे पास दो नंबर है, एक हमारे पास 10 है, एक हमारे पास 15 है। चलो 15 भी नहीं रखता हूँ, हम यहाँ पे रख लेते हैं कितना, 50 रख लेते हैं। अगर इन दोनों के एचसीएफ की बात की जाए तो इन दोनों का एचसीएफ या तो इनका डिफरेंस होगा या फिर इस डिफरेंस का कोई गुणनखंड होगा। जैसे मैं बोलूं कि 40 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 10 ऐसे लिख सकता हूँ। तो बेसिकली हम देखेंगे कि इन दोनों का जो हमारा यहाँ पे एचसीएफ है वो कितना है, 10। तो जो एचसीएफ है वो या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई गुणनखंड होगा। तो देखो भाई यहाँ पे अगर हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। इनका डिफरेंस हम करने जाएंगे तो इनका डिफरेंस होगा 2210। 2210 को हम लिख सकते हैं 221 × 10। तो ये बेसिकली यहाँ से जो हमारा एचसीएफ आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 221। कितना निकल के आएगा भाई यहाँ से हमारा एचसीएफ, 221। तो इन तीनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग देने पे सेम रिमाइंडर बचेगा, तो हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 221। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमसे बोला गया ना पी से विभाजित किया जाता है, तो पी हमारी कितनी आ गई, 221। और क्यू क्या है, रिमाइंडर।
तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, 2066 में 221 का भाग दे देंगे। जब हम 2066 में 221 का भाग देंगे तो यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 77। हमें जो निकालना है वो निकालना है अंडर रूट पी माइनस क्यू है भैया, अंडर रूट पी माइनस क्यू। अंडर रूट पी माइनस क्यू का मतलब अंडर रूट 221 माइनस 77। 221 माइनस 77 जाएगा, कितना बचेगा भैया, अंडर रूट 144। 144 का मतलब कितना हो जाएगा, 12 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखो भी बहुत रिपीटेड टाइप है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये मैटर करता है कि आप इसकी कैलकुलेशन को एग्जाम हॉल में कैसे डील करते हो, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको इजी लग सकती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे फ्री माइंड से बैठे हो, लेकिन जब एग्जाम हॉल में इसकी कैलकुलेशन का प्रेशर आप हैंडल करोगे ना, तो एक कम से कम 2 मिनट आपका आराम से खाएगा, मिनिमम बता रहा हूँ मैं 2 मिनट। ठीक है भाई। और यहाँ पे तो मैंने पहले से कैलकुलेशन कर रखी, तो इसलिए मेरे को कैलकुलेशन करने में थोड़ा कम टाइम लगा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में करते हो तो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है, ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई फर्स्ट राउंड में आप इसको स्कीप करो। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए की आई बी की आई से 40% अधिक है। मतलब ए और बी दो आदमी है, इनकी इनकम की अगर मैं बात करूं तो ए की आई बी की आई से 40% अधिक है। आगे हमसे बोला गया बी का वे ए के वे से 66 से 2/3% है। मतलब ये अगर 3 है तो ये 2 है। यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ भाई आपको, जो आपके परसेंटेज टू फ्रैक्शन है वो सारे आपकी उंगलियों पे रटे हुए होने चाहिए कि भाई 66 से 2/3% आपका कितना होता है, 2/3 होता है। और जो आपका 40% होता है ये 2/5 होता है। तो ये सारी चीजें आपको फ्रैक्शन उंगलियों पे रटे हुए होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपकी ये सारी चीजें। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो अब आपको क्या, आपके पास एक टेबल होनी चाहिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन। आप उसका रिवीजन कर लो कि भाई ये वाली परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, अगर हमें 23 से 1/3, 83 से 1/3% निकालना है, 16 से 2/3% निकालना है, 37.5% निकालना है, मतलब जितने भी फ्रैक्शन है वो सारे आपको याद होने चाहिए। आगे हमसे बोला गया है एक का व्यय, जो ये क्या है हमारा एक्सपेंडिचर है, हमसे बोला गया ए का व्यय, ए का एक्सपेंडिचर बी की आई का इसका 1.25 गुना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर बनाएंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि भाई ये वाला जो कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा, तो इन दोनों को बराबर बना लिया। अब क्या बोला गया कि ए का व्यय बी की आई का 1.25 गुना है। मतलब बी की आई अगर 4 है तो ए का व्यय 5। ये हमें करना है यहाँ पे। तो देखो इसको 7:5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 12 से, और 3:2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 25 से। तो जब हम ये करते हैं तो इनकी इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 4×3 = 12, 12×7 = 84, और 4×3 = 12, 12×5 = 60। और यहाँ से करेंगे तो 75 आ जाएगा, 25×2 = 50 आ जाएगा। तो इनकी इनकम थी, ये इनका एक्सपेंडिचर था। तो इनकी सेविंग क्या आ जाएगी भाई, आप जितने कमा रहे हो उसमें से जो खर्चा कर रहे हो घटा दोगे तो इनका क्या आ जाएगा, सेविंग। तो इनकी सेविंग का रेशियो कितना आ जाएगा, 9:10। और हमसे यही पूछा गया है कि इनकी सेविंग का रेशियो क्या होगा। ये भी भाई देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो ये ध्यान में रखो। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया इन एन एक्स-लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, एसिड इज 62.5। भाई एसिड और जो वाटर है, एसिड कितना है 62.5। देखो फिर आपका ये वाली चीज आ गई, 62.5 का मतलब क्या हुआ, 62.5 का मतलब हुआ 3/8। 3/8। तो जब आपका एसिड एसिड कितना है 62.5, सॉरी 5/8 है भाई, ये कितना है 5/8। तो जब आपका एसिड 5 है तो वाटर कितना बचेगा 3, क्योंकि पूरा कितना है भाई ये 5/8 है ना। और इसमें से जब हम 12 लीटर, और इसमें जब हम 12 लीटर एसिड डाल देते हैं, 12 लीटर अम्ल मिला दिए जाते हैं, तो ये इनका रेशियो कितना हो जाता है, 13:7 हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात बताओ भाई, हम क्या डाल रहे हैं, एसिड। अगर हम एसिड डाल रहे हैं तो जो वाटर की क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। मतलब जितना पानी यहाँ पे था उतना ही पानी यहाँ पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डाल हम क्या रहे हैं, एसिड। तो हमने एसिड डाल रहे हैं, क्वांटिटी किसकी सेम होगी, वाटर की, तो हमने सेम बना ली। तो बेसिकली ये हमारे पास कितना था, 35, और ये था हमारे पास 21, और ये था हमारे पास 39, और ये है 21। तो यहाँ से यहाँ कितने का चेंज हुआ, 4। 4 का चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमने 12 लीटर एसिड मिलाया, तो 4 की वैल्यू 12 हो गई। हमसे पूछा गया एक्स का मान। एक्स का मान मतलब इनिशियल ये था भाई एक्स, तो ये कितना था, 5 और 1 6, 3 2 5, 56 की वैल्यू पूछी गई है। तो 4 का 3 गुना है, तो 56 का 3 गुना हम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 168 हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन था भाई हमारा। अगला क्वेश्चन है भाई लास्ट और 10 नंबर।
10 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन ट्राइंगल ABC AD BE एंड CF आर मीडियंस फ्रॉम वर्टिकल्स AB एंड C रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD B एंड CF। देखो भाई आपको पता है कि एक किसी ट्राइंगल में ये जो मीडियन होती है, मीडियनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सीधी सी बात है भाई, हमारा सेंटर कहलाता है। सॉरी सेंट्रोइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। ठीक है, ये हमारा सेंट्रोइड कहलाता है। अब हमसे बात की जाए कि भाई इसका जो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, इन सेंटर क्या होगा और सेंटर क्या होगा, ये अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये तो हमारा सेंट्रोइड हो गया। सेंट्रोइड क्या हो गया? ये तो वैसे भी दे रखा है देखो, माध्यिकाओं का केंद्र की जहां पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को कट करेंगी वो हमारा सेंट्रोइड होगा। अब हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हो गया कि हम यहां से वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे क्या डालना है? परपेंडिकुलर। तो अगर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो जो उनका पॉइंट होता है वो क्या होता है? आपका ऑर्थो सेंटर। अगर हम बात करें इन सेंटर की, इन सेंटर का मतलब क्या हुआ? जो आपके एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं, ये आपका एंगल बाइसेक्टर, ये आपका एंगल बाइसेक्टर और ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं वो हमारा इन सेंटर होता है। हम बात करें सेंटर, इसकी सेंटर की या सर्कम सेंटर की। सेंटर या सर्कम सेंटर क्या होता है? आपके ट्रायंगल में यहां से किसी एक बिंदु से यहाँ पे एंगल, एक साइड परपेंडिकुलर है, साइड का बाइसेक्ट, साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी डाल रहा है, साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी डाल रहा है, साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर भी डाल रहा है। तो ये हमारा होता है सर्कम सेंटर। क्या होता है भाई? सर्कम सेंटर, जिसे हम सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली, ये सेंटर हमारा किस लिए होता है? क्योंकि जो एक इससे क्या होता है? सर्कल बनता है, तो सर्कल का सेंटर होता है बेसिकली, इसलिए इसको सेंटर बोलते हैं। वैसे सेंटर अलग अलग होते हैं। कौन कौन से सेंटर होते हैं? सर्कम सेंटर होता है, सेंट्रोइड होता है, इन सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो इन सब का जो डिफरेंस है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है भाई, तो हमने जो आज डिस्कस किया है उसमें आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैंने जो भी मेरे को लगा, देखो क्या होता है ना कि मैं आपको एक साथ सारी चीजें नहीं बता सकता। इस पेपर में जो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इन 10 क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता। जितनी मेरे को लगती है और जितनी मेरे को आई वो मैंने बताई। अब इस तरीके से क्या, हम एक एक पेपर, हर पेपर में कुछ ना कुछ नई चीजें पढ़ते रहेंगे, तो वो अब हम ऐड ऑन करते रहेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग एक्सपेक्ट करें कि भाई मैं एक ही पेपर में जितनी चीजें हो सकती हैं उतनी बता दूं, तो उतना पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है भाई।